हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन और इस तरह की कुछ बातों को पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अभी आपके सामने हैं और उसके बाद हम फिर वापस वहीं पे आएंगे जहाँ छोड़ा था हमने। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था और हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था, और फिर उसको आगे एक्सपेंड करेंगे। बट एक बार इस क्वेश्चन को देखें आप। 5 लीटर कोई आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली इरिवर्सिबली, मतलब इरिवर्सिबल वर्क डन है अगेंस्ट वैक्यूम। फाइंड डेल्टा ई क्यू एंड डब्ल्यू। सी वेरी केयरफुली। जैसे ही मैं ये वर्ड देखता हूँ आइसोथर्मल, तो मुझे डेल्टा ई अपने आप समझ में आ जाता है कि डेल्टा ई तो इसके लिए 0 होगा। अब आती है बारी क्यू और डब्ल्यू की। मुझे इन तीनों में रिलेशंस पता हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तीनों को रिलेट करता था कि डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो एक वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। अब वो आगे बोलता है कि गैस आइडियल है, तो आइडियल गैस होने से रिवर्सिबल वर्क डन नहीं होगा। आप देखें क्लियर मेंशन्ड है इरिवर्सिबल वर्क डन। हम लोग पढ़ते थे आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं बोला गया, या आइडियल गैस उसके अंदर नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं बोला गया। तो ये रिवर्सिबल वर्क डन नहीं है, इरिवर्सिबल वर्क डन है। और W निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला ढूंढना होगा -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 होगा, यानी कि जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। और जब ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली जो Q है आपका, वो Q भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 0 ही रिपोर्टेड रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें आप, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आसान है, हालांकि सभी क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत कभी एक आध बार ऐसा हो सकता है कि हमें लास्ट चैप्टर के कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ जाएं, अभी इसको देखें, यहाँ शायद ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हीट एब्जॉर्ब्ड है या रिलीज्ड है वो बताना है। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वॉल्यूम, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वर्क डन बाय सराउंडिंग है, मुझे लग रहा है वर्क पॉजिटिव आएगा। 20 to 10 लीटर आइसोथर्मली, टेम्परेचर फिर कांस्टेंट बता रहा है। रिवर्सिबली मींस कुछ रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज्ड या वर्क डन मैं कैलकुलेट करूं। क्वेश्चन में तो हीट एब्जॉर्ब निकालना है मुझे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास जा रहा हूं। डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा, मतलब क्यू जो होगा वो -W होगा। मुझे हीट ही निकालना था, क्यू। एब्जॉर्ब रिलीज तो इसके साइन से देख लूँगा मैं, तो मेरा पहला काम यहाँ शुरू हो रहा है कि मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ। कौन सा वर्क डन? आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन। तो मैं फॉर्मूले के पास चल रहा हूँ यहाँ, -2.303 nRT log V2 by V1, जहाँ V2 फाइनल वॉल्यूम था और V1 इनिशियल वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे W कैलकुलेट कर रहा हूँ, -2.303 n नंबर ऑफ मोल्स। 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 0.5, लास्ट लेक्चर पे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। R गैस कांस्टेंट है, 8.314 ले लेता हूँ। अब मैं फाइनल कर चुका हूँ कि वर्क डन जूल में आएगा। T टेम्परेचर इन केल्विन 300 पुट कर देता हूँ। लोग V2 फाइनल वॉल्यूम 20 से 10 बना, शुरुआत में 20 था, अभी 10 हो गया। फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम 20 लीटर था, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए, एक तरीका तो ये है, log ऑफ 0.5, 10/20 0.5 होगा, log ऑफ 0.5 देख के यहाँ पुट कर दीजिए, या इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दीजिए और यहाँ log वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, 20/10 कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका वर्क डन कैलकुलेट होके निकल आएगा। अगर आप इसको नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बनाते और लोग 10/20 लिखते हैं तो भी आपका सेम आंसर आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो log ऑफ 20/10 यानी कि log ऑफ 2, सी हेयर, इधर कर रहा हूँ मैं इसको, वर्क डन निकाल रहा हूँ, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 2 यानी कि 0.3010
ये आप सॉल्व करें सारा, तो आपके पास जूल में ये वर्क डन होगा। और क्योंकि जूल में ये वर्क डन होगा, लेट मी राइट इट x, और मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा था कि जो q होगा वो -w होगा, तो -x जूल यहाँ पे हीट रहेगा। एंड क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हीट रिलीज्ड रहेगा, ना कि एब्जॉर्ब्ड। ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सेकेंड वन। थर्ड नेक्स्ट देखते हैं आगे। समटाइम वो क्या करते हैं, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम्स की बजाय प्रेशर बता देते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, पीछे बताया था आप V2/V1 को P1/P2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 5 लीटर सिलेंडर है, ओके 5 लीटर का सिलेंडर है, 10 मोल ऑक्सीजन है उसमें, सही है ये बात भी। वर्क डन निकालना है, कुछ मेंशन तो किया नहीं कौन सा निकालना है, तो इरिवर्सिबल वर्क डन ही निकालना होगा। तो मैं अपने इस फॉर्मूले के पास चला जाता हूँ कि मुझे ये कैलकुलेट करना है। चलिए सही है ये बात भी। 5 लीटर का कोई सिलेंडर था जिसमें 10 मोल ऑक्सीजन था और टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। लीकेज हो गया, गैस एटमॉस्फेयर में आउट हो गया, मतलब सिस्टम ओपन हो गया, क्लोज्ड नहीं रहा, अभी वो सिस्टम ओपन हो गया। अब सिस्टम ओपन हो गया तो जो गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चली जाएगी, मतलब यहाँ उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, लेकिन ओपन होने के बाद तो जो बाहर का प्रेशर है वही गैस प्रेशर एक्वायर कर लेगी। रिजल्टिंग मैं फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ कि गैस का क्या होगा आफ्टर लीकेज। तो मुझे पता है PV/nRT के बराबर होता है। यहाँ पे हालांकि कहीं लिखा नहीं है कि वो आइडियल गैस है, ये बात आप स्टेटमेंट में देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो आइडियल गैस है, लेकिन मुझे वंडरवॉल कांस्टेंट भी तो नहीं दिए, तो इसलिए मैं तो उसको आइडियली मान के चलूँगा, मैं रियल मान के नहीं चलूँगा। तो मैं यहाँ से V निकालना चाह रहा हूँ और V हो जाएगा मेरा nRT/P। ये कौन सा V निकालना चाहता हूँ मैं, फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ कि लीकेज के बाद उस एयर का वॉल्यूम क्या, उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा। मतलब अगर ये सपोज़ यहाँ से लीकेज हुआ है तो वो कितने वॉल्यूम पे एक्सपेंड हो गया है, क्या उसका फाइनल वॉल्यूम हो गया, वो मैं निकालना चाहता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 10 है, R 0.0821 है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, डिवाइडेड बाई P प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि गैस का प्रेशर तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो चुका। यहाँ अंदर अगर लीकेज ना होती तो गैस का प्रेशर क्या था मैं कुछ बता नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि लीकेज हो गई तो लीकेज होने पे तो वो एटमॉस्फेयर में फैल गया है, तो गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो गया है। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे आई विल ट्राई टू कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस। और अगर आप यहाँ पे इस फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो आई थिंक ये कुछ 30s में वॉल्यूम रहेगा। मैं जस्ट एक सेकंड के अंदर इसको चेक करके देखता हूँ कैलकुलेट करके कि कितना बन रहा है ये, 30s नहीं सॉरी 246.3 लीटर, 246.3 लीटर ये आपके पास वॉल्यूम बनेगा। फाइनल वॉल्यूम इनिशियली कितना था, सिर्फ 5 लीटर। लीकेज होने के बाद पूरा स्पेस में फैल गया, एटमॉस्फेयर में फैल गया, और एटमॉस्फेयर में फैलने के बाद फाइनल वॉल्यूम ये बन गया। डेल्टा V क्या होगा भाई, डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम। आप कैलकुलेशन देख लेना, मेरे ख्याल से तो सही यही आ रही होगी 246.3, बट फिर भी चेक कर लेना कहीं मैं जल्दबाजी में गलती कर गया हूँ। तो डेल्टा V 246.3 माइनस 5 यानी कि 241.3 लीटर होगा। ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ, इनिशियली 5 लीटर था, फैल के 246.3 लीटर बना, तो 241.3 लीटर आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा। और एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता ही है वो 1 एटमॉस्फेयर है, जिसके अगेंस्ट उसका एक्सपेंशन हुआ, और वॉल्यूम में चेंज हुआ 241.3 लीटर। तो आपके पास ये वैल्यू आती है 241.3 लीटर एटमॉस्फेयर। ये आपका वो वर्क डन होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा। आपको वो किलो जूल पर मोल में बोल रहा था, तो आप बस इस लीटर एटमॉस्फेयर को किलो जूल में बदलने की कोशिश करें, ये बहुत आसान है। 241.3 इंटू 101.325 ये जूल में आपका आंसर आ जाएगा, और किलो जूल करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये किलो जूल में आपका आंसर रहेगा वर्क डन
इन किलो जूल पर मोल। लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक पॉइंट पढ़ रहे थे कि क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड होता है। क्यू हीट एक मीडियम है एनर्जी के ट्रांसफ़र करने का, खुद वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है किसी एक सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। तो Q को अगर मैंने स्टार्टिंग पे समझाया तो मैंने क्लियर बताया था कि ये एक पाथ फंक्शन रहता है, लेकिन जब मैं कंडीशनल Q स्टडी करता कि भाई हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है या हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेफिनेटली ये जो डेल्टा H और डेल्टा E निकल के आए थे हमारे पास, ये स्टेट फंक्शंस होते हैं। मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे ये भी बताया आपको कि डेल्टा H एक्चुअली डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। इस डेल्टा H को हम पढ़ रहे थे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी कंटेंट और हीट कंटेंट रहता था, ये एंथैल्पी चेंज था डेल्टा H, जो मैथमेटिकली हमने देखा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर था। और मैंने वही किया, यहाँ डेल्टा H की जगह QP लिख दिया है और डेल्टा E की जगह QV लिख दिया है, रेस्ट ऑल इज सेम। अब मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि क्या हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, या उनमें कैसे रिलेशन है। अगर किसी एक क्वेश्चन में मुझे हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन और वॉल्यूम निकालना एंड वाइस वर्सा, तो मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। तो मैं सबसे पहले वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि कब दोनों सेम होंगे या कब दोनों डिफरेंट होंगे, और फिर उसके बाद उसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम न्यूमेरिकली, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस इक्वेशन पे फोकस कर लीजिए एक बार, नीचे वाले को छोड़ो, वो वैसे ही कर लेंगे हम बाद में। तो डेल्टा H जो है वो एक्चुअली डेल्टा E प्लस P डेल्टा V है। तो P डेल्टा V को V2 बाई V1 लिख सकता हूँ, या V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकता हूँ। डेल्टा E प्लस PV2 माइनस PV1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे एकदम याद आ जाता है कि भाई PV तो nRT के बराबर होता था, सही है। तो फिर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा E प्लस PV2 मतलब N2RT माइनस N1RT। V2 वॉल्यूम जब था तो नंबर ऑफ मोल्स N2 हैं, और V1 जब वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स N1 है। डेल्टा E प्लस इन दोनों में से आप RT को कॉमन ले लीजिए, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किए जा रहा हूँ मैं। N2 माइनस N1 डेल्टा NG, डेल्टा N तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स है, G फॉर गैसियस, क्योंकि गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होता है, RT। ये मेरे पास एक नया सा रिलेशन बन के आ जाता है जो मैं अपने दिमाग में सेटल्ड रखूँगा कि भाई डेल्टा H और डेल्टा E को जब रिलेट करना हो या ये वैल्यू गिवन हो, ये कैलकुलेट करनी हो, तो मैं इस फॉर्मूले के पास जा सकता हूँ या मैं इस फॉर्मूले के पास जा सकता हूँ। किसके पास जाऊँगा वो तो मुझे उस स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा कि डेटा मुझे किस हिसाब से गिवन है। मैं यहाँ आने वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर आपको डेल्टा H कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके बताऊँगा, 3-4 तो पक्का बताऊंगा। तो आपको उन 3-4 में कौन सा यूज़ करना होता है किसी क्वेश्चन के अंदर, वो बिना स्टेटमेंट दिखे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद उसके डेटा को एनालाइज करेंगे, रिवील करेंगे, एंड देन आप बताएंगे कि हाँ हमें किस फार्मूले के साथ जाना है। तो अभी तो 1 बाई 1 हम स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे एक ये फार्मूला निकल के आता दिख रहा है, या फिर वो फार्मूला तो मेरे पास है ही से यूज़ करने के लिए। तो मैं ये देखना चाहता था, अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा मेरे लिए कि QP जो है वो QV प्लस डेल्टा NGRT होगा। मतलब मैं ये देखना चाहता था कि कब डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होंगे, या कब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एक बात तो आप ये समझें कि जब भी डेल्टा NG का वैल्यू, यानी कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, ये है क्या डेल्टा NG, एक बार मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल पे। ये मेरे पास डेल्टा NG है, मतलब आपके किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सिस्टम चेंज में, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के,
माइनस रिएक्टेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ गैस के, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स को ये डील करता है, तो वो डेल्टा एन जी का वैल्यू होता है। और अगर किसी रिएक्शन में, किसी सिस्टम चेंज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर या इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के अंदर कोई गैसियस सिस्टम हो ही ना, कोई गैसियस सिस्टम हो ही नहीं, तो QP और QV बराबर होंगे, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई गैस ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई गैस ही नहीं है, तो डेल्टा एन जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब डेल्टा एन जी की कोई वैल्यू नहीं है मीन्स जीरो है, तो ये सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, QP QV के बराबर होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि जो डिफरेंस होगा वो तभी होगा जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई गैसियस सिस्टम होगा। ठीक है। दूसरा बात, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब डिफरेंस जीरो हो, तो उस टाइम पे भी डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा, यानी कि QP QV के बराबर होगा। एक सिचुएशन बताया जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है ही नहीं किसी रिएक्शन के अंदर, और आप वहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा ई देखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल बराबर आएंगे। ये डिफरेंस तभी होगा जब वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हो। और उसके बाद भी अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नंबर पोजेस कर रहे हैं गैसियस सिस्टम में, मतलब डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो है, उस टाइम पे भी QP और QV बराबर होंगे। अगर आप इस सारे प्रोसेस को किसी क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर किसी क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हैं, तो क्लोज्ड कंटेनर में उन गैसियस सिस्टम्स के लिए डेल्टा V का वैल्यू जीरो होगा, और डेल्टा V का वैल्यू अगर जीरो होगा तो ये सारी वैल्यू जीरो होगी, तब भी डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा, मतलब QP QV के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मुझे इसकी कतई ज़रूरत नहीं रहती। मैं सिर्फ अपने इस फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ स्टेट करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से उसको सोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालें आप। द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा E फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, ठीक, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज वो कैलकुलेट करना आपको। तो स्पष्ट दिख रहा है, डेल्टा E का वैल्यू आपको दे रखा है, डेल्टा H निकालना है, कंबशंस की बातें हैं मीथेन की, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ इस फॉर्मूले पे कि डेल्टा H जो है वो डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT ऐसे कुछ सॉल्व करना चाहूँगा। आपका मन कर रहा है नहीं सर P डेल्टा V लिखो ना, तो मैं कहूँगा हाँ लिख देता हूँ मैं P डेल्टा V, लेकिन मुझे यहाँ कहीं प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लिखा हुआ, कुछ वॉल्यूम्स की चर्चाएं नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलो इस पर ट्राई कर लेते हैं। तो पहले मैं कंबशन ऑफ मीथेन देखना चाहता हूँ क्या है। 1 मोल मीथेन लिया और उसको कंबस्ट किया। कंबशन रिएक्शंस होती हैं एक्सेस ऑक्सीजन में जलाना, वो जला, जलने पे क्या होगा, जिसका ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना हुआ है उसके ऑक्साइड बनाएगा, CO2 एंड वाटर। कंबशन में यही होता है। आप मीथेन की बजाय कुछ भी लिख दीजिए, इथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, मतलब CHXY कुछ भी हो सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, CXHY ऐसा कुछ भी लिख लीजिए आप। तो जब भी इसका आप कंप्लीट कंबशन करेंगे तो ये CO2 और वाटर ही देंगे। हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन कर देते हैं तो फिर वो कुछ हो सकता है, CO प्लस वाटर दे सकता है, CO प्लस H2 दे सकता है, बट कंप्लीट कंबशन में वो हमेशा CO2 प्लस वाटर ही देगा। अगर सपोज़ यहाँ H की बजाय कुछ और होता, लाइक S, तो भी आप चिंता मत करें, वो इन दोनों के ऑक्साइड ही बनाने वाला है, यानी कि CO2 प्लस SO2 हो सकता है या CO2 प्लस SO3 हो सकता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आएगी, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में CH टाइप के ही कंपाउंड दिखेंगे, CXHY टाइप के रादर आई शुड से। तो ये आपके कंबशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन हो गया। इसको बैलेंस कर लो, बिना बैलेंस आगे बढ़ना मूर्खता रहेगी, तो ये मैंने बैलेंस कर लिया। ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है 1 मोल मीथेन का, और इस दौरान डेल्टा E मुझे बताया गया है -885 किलो जूल पर मोल में, याद रखूँगा मैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूँ, मैं इस फॉर्मूले पे जाता हूँ और डेल्टा H निकालना चाहता हूँ। डेल्टा H दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा E। डेल्टा E का वैल्यू मुझे गिवन है -885 प्लस डेल्टा NG R 0.08314। ये क्या कर दिया, एक्चुअली मुझे पता था 8.314
वो जूल के अंदर आर का यूनिट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू किलो जूल वाली रख रहा हूँ, तो मुझे आर भी किलो जूल वाला ही पुट करना होगा। तो ये सिंपली 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ है, जिसको मैं सिंपली 0.008314 लिख रहा हूँ। तो वो कोई इशू नहीं था, मैं लिख सकता था ऐसा। आप ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ 8.314 यूज़ करता हूँ तो मुझे फिर ये जूल में बदलना होगा, यानी कि 885 × 10⁻³ करना होगा, इंटू टी टेम्परेचर इन केल्विन 298। डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी है कि आपके प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के अंदर, माइनस रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के अंदर। तो CO2 गैस होती है, मुझे पता है। रूम टेम्परेचर पे तो पक्का गैस होती है, मुझे पता है। CO2 गैस होती है, हाँ वाटर लिक्विड होता है, ये भी मुझे पता है। तो ऑक्सीजन, हाँ वो भी गैस होती है। मीथेन वो भी गैस होती है। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, जो गैसियस फॉर्म में है। और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3, 2 मोलिए और 1 मोलिए। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू आपका क्या निकल के आया? -2। आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं पता। अच्छा, आप ये कहेंगे कि चलो ये तो सबको पता है कि रूम टेम्परेचर पे CO2 मीथेन ऑक्सीजन गैस होती है और वाटर लिक्विड होता है। आप ये कहेंगे अच्छा सर ये 200 लिखा होता तो हम क्या करते, हमें क्या पता कौन सी गैस किस टेम्परेचर पे लिक्विड है या गैस है या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो ये दिक्कत तो है, मैं मानता हूँ ये दिक्कत है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रूम टेम्परेचर्स पे ही बता रहे हैं। आप थोड़ा बहुत आइडिया रखेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। हाँ, जब आप 11th क्रॉस करेंगे और 12th भी पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको कंप्लीट आइडिया होने की हम कगार पे होते हैं कि कौन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता भी जाऊंगा यहाँ पे। बट 298 केल्विन पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू -2 पुट कर दिया। जब भी आप यहाँ पे कोई कार्बन का कंपाउंड पाते हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, मोर देन 5 कार्बन्स का, तो वो गैस स्टेट में नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। अलग अलग टेम्परेचर्स पे तो देखो मैं भी नहीं बता सकता आपको। आप पूछे सर अच्छा ठीक है 5 वाले गैस होते हैं, 6 वाले का क्या बनेगा, लेट मी कॉल 310 केल्विन हो, तो मैं भी नहीं बता सकता। तो वो फिर रिएक्शंस बताती हैं आपको वैसा। तो अभी फ़िलहाल तो आप जो चीज़ें आपको ध्यान रखने की है वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू -2 निकल के आ रहा है, और मैं यहाँ पे -2 को यहाँ फीड कर देता हूँ एज इट इज़। और अब आपको इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए बोल देता हूँ, आप इस सारे वैल्यू को सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद जब आप अपने आंसर को रिपोर्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 890 किलो जूल डेल्टा एच का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आप अगर सपोज़ यहाँ पे 298 केल्विन हटा देता हूँ एक बार, और इसको 398 कर देता हूँ, तब क्या करेंगे? तब बस कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये तो गैस ही रहनी है, ये भी गैस हो जाएगा। अब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, और ये 373 पे ही हो जाता है गैस की फॉर्म में। तो अब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी 3 हो गए और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी 3 हो गए। तो डेल्टा एन जी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपका यही जो डेल्टा ई है वो डेल्टा एच हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होना मतलब ये सारी वैल्यू 0 होना, मतलब डेल्टा एच का डेल्टा ई के बराबर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ नेफ्थलीन C10H8 उन्होंने बता रखा है। इसके कंबशन को बोल रहा है, मतलब एक्सेस ऑक्सीजन में इसको जला दीजिए। आप जलाने पे क्या बनाएगा वो किसी से मत पूछिए। कंप्लीट कंबशन इसका क्या देगा वो मैं समझा के आ चुका हूँ आपको। आप इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे 10 कार्बन्स होंगे और 8 हाइड्रोजन्स थे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स होंगे। और ऑक्सीजन्स की बारी आती है, तो यहाँ पे 10 × 20 + 4 24 मीन्स 12 ऑक्सीजन होंगे। आई थिंक सही होगा, हाँ सही है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। टेम्परेचर कुछ मेंशन नहीं किया क्या? टेम्परेचर तो मेंशन्ड होना चाहिए, बिना टेम्परेचर के तो नहीं निकल सकता क्वेश्चन। चलिए तो ऐसा करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसको रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टेम्परेचर ना हो लिखा हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा
कि आपको रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर्ड है, ये बोल रहा हूँ। आपके कमरे का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग 298 पे निकालते हैं। किसी दूसरी कंट्रीज़ में वो 308, 318 पे भी निकालते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस अलग अलग कंसिडर्ड होती हैं। हम लोग स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर को 298 मान के चलते हैं। तो डेटा ना गिवन हो टेम्परेचर का तो आपको ये यूज़ करना है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिलेगा, पता नहीं इसमें कैसे गायब था, तो चलो कोई नहीं, 298 पे ट्राई करेंगे हम लोग। तो 298 पे ये तो सॉलिड होता है श्योर। नेफ्थलीन जो है 10 कार्बन्स हो गए। तो मुझे ऐसा ध्यान है कि हाइड्रोकार्बन्स में 4 या 5 कार्बन्स तक, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन टाइप्स के, अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कर दूं तो गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे। तो पहला दूसरा ही, लाइक इथाइल अल्कोहल याद कर लो आप, 2 कार्बन्स का है, C2H5OH, वो लिक्विड होता है। मैं हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन टाइप के कंपाउंड्स की बातें कर रहा हूँ। हालांकि ये कुछ अलग टाइप का कंपाउंड है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में नहीं है, बट फिर भी ये मुझे पता है सॉलिड स्टेट में होता है। आपको वहाँ क्वेश्चन में भी हो सकता है लिखा हुआ दे रखा हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है, CO2 गैस की फॉर्म में होती है, और वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो आप डेल्टा NG कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वही -2 निकल के आ गया है, सेम वही -2। अब आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना था, मींस डेल्टा H। तो ये तो वही चीज़ दिख रही है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ नेफ्थलीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये डेल्टा E होता था, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको मैं बोलता था, ये वही होता था, प्लस डेल्टा NGRT। तो मुझे लग तो नहीं रहा कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा। QV का वैल्यू आपको दे रखा है -5133, प्लस डेल्टा NG -2 इंटू R का वैल्यू, ये किलो जूल में है तो आप भी किलो जूल में ही R के वैल्यू को पुट कर देंगे, इंटू T टेम्परेचर इन केल्विन 298, और इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। ये आपको आपके आंसर पे लेके चली जाएगी। क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे बेंजीन को कंबस्ट किया जा रहा है एक्सेस ऑक्सीजन में। ये बेंजीन है C6H6, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, तो इसका कंबशन किया हुआ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 प्लस वाटर देगा। बैलेंस कर लेता हूँ इसको, ये 6 मोल हो गया, ये 3 मोल हो गया, और इधर 15 ऑक्सीजन है तो 15/2 मोल कर दिया। थोड़ा अटपटा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा होल नंबर में लिखते थे, ये फ्रैक्शंस में क्यों? ऐसा कर लो कि इसके 2 मोल लिख लेता हूँ C6H6, इसको 15 बना देता हूँ, इसको 12 CO2 लिख देता हूँ, और इसको 6 वाटर लिख देता हूँ। ऐसा कर दूँ, होल नंबर तो रहेगा कम से कम। देखो थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शंस करते हुए पहली बात तो आप फ्रैक्शंस को देख के ज़्यादा चौंके मत, ये चलता है। यहाँ पे बैलेंसिंग के दौरान हम जनरली फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। आप कहेंगे अच्छा चलो करते होगे, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, मैं इसको तो 15 पूरा रखना चाहता हूँ। तो मैं फिर कहूँगा कि ये अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, अभी रब कर दिया मैंने, 2 बेंजीन लिख रखा था, तो वो 2 मोल बेंजीन्स के कंबशन की स्टोरी बता देता मुझे। जबकि यहाँ जो मैं फॉर्मूला ड्रॉ करके क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, उसमें डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT लेता हूँ, तो वो R पर मोल वाला ही मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये 1 मोल ही रहे। ये तो एक बात हुई। मोर ओवर दूसरी बात, जहाँ पे भी मैं द वर्ड्स आई वॉज फेसिंग लाइक एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, वो सब पर मोल ही होता है। तो ये आगे चल के हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप रिएक्शन में जिसका कंबशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको 1 मोल रखते हैं, 1 मोल ही रखना है। यहाँ अगर फ्रैक्शनेशन चाहिए तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रैक्शंस पे। अब वहाँ 2 मोल मत कीजिए, आपको ये ध्यान ही रखनी है। ये बात और डिटेल में आगे समझा दूंगा, अभी इतना ध्यान रख लो, क्योंकि R की यूनिट, हम R की जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो पर मोल यूज़ करते थे, तो इसलिए मुझे 1 मोल का ही कंबशन करना था। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना था डेल्टा H, और डेल्टा E का वैल्यू मुझे गिवन था, ये डेल्टा E का वैल्यू था। लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या थी कि वो 1 मोल के लिए नहीं गिवन था, वो 0.532 ग्राम के लिए गिवन था। बेंजीन 1 मोल 78 ग्राम होता है, ये मैं इसके फॉर्मूले से देख पा रहा हूँ। तो 0.532 ग्राम बेंजीन वो मुझे 22.3 किलो जूल हीट देता है। तो 78 ग्राम कितनी हीट देगा वो मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले।
ये 1 मोल बेंजीन के कंबशन पे निकलने वाली हीट होगी, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है नेगेटिव होगी, मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आपको यूज़ करनी होगी इस फॉर्मूले के अंदर। तो अब जब मैं डेल्टा एच निकालूंगा तो जो मैं डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, सोल्व नहीं करके दिखाने वाला, वैसे ही समझा दूंगा। तो जो डेल्टा ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा वो डेफिनेटली ये नहीं करूँगा जो 1 मोल की निकाली है वो पुट करूँगा, एक्स लिख देता हूँ अभी इसको। वो क्या थी, 22.3 बाई 0.532 मल्टीप्लाइड बाई 78। इस वैल्यू को मैं एक्स कह रहा हूँ, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा, प्लस ये नेगेटिव उसका सिंबल आएगा, साइन आएगा क्योंकि हीट रिलीज हुई है, माइनस डेल्टा एन जी। आप देख लीजिए इधर 6 मोल है, वो तो लिक्विड है, इधर 7.5 मोल है, तो 1.5 यानी कि 3/2 ये डेल्टा एन जी हो जाएगा। आर, अब आर आपको पता ही है ये किलो जूल की है, तो आप आर की वैल्यू भी किलो जूल वाली यूज़ कर रहे होंगे। 8.314 इंटू 10⁻⁻³ ये किलो जूल की वैल्यू होगी, इंटू टी टेम्परेचर इन केल्विन 298। सोल्व करके डेल्टा एच को रिपोर्ट कर देंगे। आई थिंक मुझे पूरा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ये बात समझ गए होंगे। जो मैं समझाना चाहता था क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने पीछे किए हैं। तो ये सारी की सारी कहानी हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हुए हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही आई थिंक फोकस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।